हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 7th का मैथ। और जो आज का टॉपिक है ये है इकाई 7 वाणिज्य गणित। और इसके अंतर्गत आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास 7I को। तो 7H तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट से आप उन सभी वीडियोज को ईजिली देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 7I को। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको टैक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं कर, इसके बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी बताने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर टैक्स क्या होता है और टैक्स कितने प्रकार का होता है और ये कितना धन होने के बाद टैक्स को लगाया जाता है। तो सभी चीज़ें आपको आज के वीडियो में सीखने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर जानते हैं कि टैक्स क्या होता है। तो भारत में जितने भी नागरिक हैं भारत के, उनको किसी न किसी रूप से टैक्स को जमा करना पड़ता है, ठीक है। और ये जो टैक्स होता है ये फिर उन्हीं नागरिकों के हित के कार्य के लिए उस टैक्स का उपयोग भी किया जाता है। जैसे कि शिक्षा व्यवस्था पर उसी धन को यहाँ पर खर्च किया जाता है, फिर स्वास्थ्य पर उसी धन को खर्च किया जा सकता है। कहीं पर अगर सरकारी सड़क अगर बन रही है तो उस सड़क में भी इसी धन को इन्वेस्ट किया जाता है। कहीं पर पुल बन रहा है सरकारी, तो वहाँ पर भी इस धन को इन्वेस्ट किया जाता है। फिर सैनिकों के जो आवास होते हैं, उनके रहन सहन खान पान की सारी व्यवस्थाएं इसी टैक्स के माध्यम से ही यहाँ पर जमा होती हैं। तो ठीक है, इस टैक्स का यूज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद यहाँ पर जानेंगे कि टैक्स कितने प्रकार का होता है और ये किस प्रकार से लगाया जाता है। जो टैक्स होता है ये आपका दो टाइप्स का होता है। पहला प्रत्यक्ष कर, जिसको इंग्लिश में डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, और दूसरा होता है अप्रत्यक्ष कर, जिसको इंग्लिश में इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है? ये प्रत्यक्ष कर जो होता है ये किसी व्यक्ति पर ये डायरेक्ट यहाँ पर लगता है। तो डायरेक्ट का तात्पर्य यहाँ पर है कि अगर किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए, ठीक है, ये आपके कक्षा 7 के किताब में दिया गया है, उसके अनुसार हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। कक्षा 7 के किताब में गणित प्रकाश में जो आपके लिखा गया है वर्तमान में आयकर की जो सीमा है वो आपका यहाँ पर हम बता रहे हैं। लेकिन वर्तमान में जो टैक्स है वो कितना धनराशि पर लगाया जाता है तो उसका स्क्रीनशॉट आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख जाएगा, ठीक है। ये चीज़ मैंने गूगल से सर्च किया है और ये गूगल का स्क्रीनशॉट है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो कक्षा 7 के अकॉर्डिंग जो यहाँ पर लिखा है वो आपको 2,50,000 से कम जिसका वार्षिक आय है उसको यहाँ पर जीरो कर देना पड़ेगा, मतलब उसको जीरो इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हम आपको समझाएं तो 2,50,000, ठीक है, 2,50,000 जिसका वार्षिक आय रहेगा उसको 0 रुपये टैक्स भरने हैं, 0 रुपये, ठीक है। अब इसके बाद अगर 2,50,000 से 5 लाख तक अगर हो, ठीक है, 2,50,000 से 5 लाख तक अगर किसी व्यक्ति की यहाँ पर वार्षिक आय है तो उस पर यहाँ पर 5% का टैक्स लगेगा, ठीक है। अगर 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख रुपए तक अगर किसी व्यक्ति की यहाँ पर इनकम है, ठीक है, वार्षिक, तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा 20% का टैक्स उसको भरना है। फिर इसके बाद 4th पॉइंट में आपका दिया है कि 10 लाख से ऊपर, ठीक है, 10 लाख से ज़्यादा, 10 लाख से ज़्यादा पर यहाँ पर 30% का टैक्स लगाया गया है, ठीक है। ये आपके कक्षा 7 के यूपी बोर्ड, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर 2,50,000 तक किसी व्यक्ति का वार्षिक आय है तो उसको 0 रुपये भरने हैं। 2,50,000 से 5 लाख तक अगर है तो उसको 5% यहाँ पर देने हैं टैक्स। अगर 5 लाख से 10 लाख तक है तो उसको 20% टैक्स भरने हैं। अगर 10 लाख से ज़्यादा किसी व्यक्ति का है तो उसको 30% का यहाँ पर टैक्स भरना है, ठीक है। और वर्तमान में आपको कम से कम यहाँ पर 12 लाख का यहाँ पर स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट जो है इसमें आपको 12 लाख रुपए तक का यहाँ पर छूट दिया गया है। तो ये आपका कक्षा 7 के अकॉर्डिंग हो गया। और इसी को
हम कहते हैं प्रत्यक्ष कर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट कर। तो ये डायरेक्ट कर के अंतर्गत है, ठीक है, इसको डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। ये आपके सैलरी पर जो मंथली इनकम है या जो आपका वार्षिक यहाँ पर आय है उस पर ये डायरेक्ट कर आपको लगाना है, ठीक है। डायरेक्ट कर यहाँ पर 5%, 20% और 30% तक का होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट कर ये हो गया। तो अब इसके बाद यहाँ पर जानते हैं कि इनडायरेक्ट कर क्या होता है। तो अप्रत्यक्ष कर जो होता है ये जितने अमीर हैं और जितने गरीब हैं, ठीक है, यहाँ पर जिनकी वार्षिक आय इतना है या जिनकी वार्षिक आय इससे कम है, ठीक है, 2,50,000 या जिसका 1 लाख है, उसको भी यहाँ पर टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर अमीर व्यक्ति है या गरीब व्यक्ति है, दोनों को यहाँ पर किसी ना किसी रूप से टैक्स को देना पड़ता है। अगर किसी वस्तु को हम खरीदने जाते हैं, मान लीजिए ये मार्कर है, ठीक है, इसको हम खरीदने गए तो इस पर यहाँ पर अगर अमीर व्यक्ति है तब भी उसको इसका जो प्रिंट रेट है, मान लीजिए ये 20 रुपए का मार्कर है, तो 20 रुपए का है, तो इसी में जीएसटी भी इंक्लूड है। तो अगर गरीब व्यक्ति भी जाएगा तब भी उसको ये मार्कर 20 रुपए का मिलेगा और अमीर व्यक्ति भी जाएगा तब भी उसको ये मार्कर 20 रुपए का ही मिलेगा। तो इस प्रकार के जो कर होते हैं जिसको सभी को देना पड़ता है, और जो सभी को देना पड़ता है इसी को कहते हैं अप्रत्यक्ष कर। तो डायरेक्ट कर और इनडायरेक्ट कर, ठीक है, ये दोनों चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट कर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपको डायरेक्ट ऐसे 5% का यहाँ पर टैक्स देना है, 20% का टैक्स देना है, 30% का टैक्स देना ही देना है। और इनडायरेक्ट का मतलब क्या हुआ कि किसी भी वस्तु को जब हम मार्केट से खरीदने जाते हैं तो उसका जो प्रिंट रेट होता है वो सभी को उसी रेट में मिलेगा, ठीक है, तो वो होता है आपका इनडायरेक्ट कर, अप्रत्यक्ष कर, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस होता है प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। अब इसके बाद जानते हैं कि जीएसटी क्या होता है। तो जीएसटी जो होता है इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ये भी आपका 2 प्रकार का होता है। पहला होता है यस जीएसटी, जिसका फुल फॉर्म है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो स्टेट का मतलब होता है कि ये जो जीएसटी यहाँ पर जमा होता है ये राज्य सरकार को जाता है। उसके बाद आता है सीजीएसटी। सीजीएसटी का मतलब कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये आपका जो होता है ये सेंट्रल लेवल पर जमा होता है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो टैक्स होते हैं ये सीजीएसटी और एसजीएसटी होते हैं। तो ये सभी जो जानकारी है ये आपको टैक्स के बारे में यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। इसके बाद अब चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं कक्षा 7 का गणित, और इसमें अभ्यास 7i जो कि आपका टैक्स पर ही आधारित है। तो पहला प्रश्न यहाँ पर लिखा आपका, वर्तमान में कर मुक्त आय की सीमा क्या है, ठीक है। तो वर्तमान में कर मुक्त आय की जो सीमा है, तो वर्तमान में अगर आप सत्र 2025 में इसको देखेंगे तो ये स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर मिल जाएगा, और ये स्क्रीनशॉट आपका गूगल से लिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर आपको 12 लाख तक का कम से कम छूट यहाँ पर मिल रहा है वर्तमान समय में। लेकिन कक्षा 7 के गणित प्रकाश बुक में, ठीक है, ये यूपी बोर्ड का बुक है, इसमें जो आपका वर्तमान कर मुक्त की आय की सीमा है ये आपको 2,50,000 रुपए तक यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको लिखते हैं कक्षा 7 के आधार पर वर्तमान में कर मुक्त आय की सीमा क्या है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2,50,000 रुपए तक, ठीक है। ये हम आपको कक्षा 7 के अकॉर्डिंग यहाँ पर बता रहे हैं। तो 2,50,000 रुपए तक ये कर मुक्त आय की सीमा है, ठीक है। इतना अगर किसी का वार्षिक आय है तो उसको टैक्स नहीं देना है, लेकिन इससे ज्यादा अगर उसका आय है वार्षिक तब उसको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और उस टैक्स का यूज आपको यहाँ पर बताया गया कि उसका यूज कहाँ कहाँ पर होता है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखते हैं, केशव की मासिक आय 20,000 है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, केशव की मासिक आय 20,000 है, बताइए केशव की वार्षिक आय कर योग्य है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और यहाँ पर देखते हैं क्या क्या चीजें दी गई है। तो मासिक आय दिया गया है, मासिक आय का मतलब कि उसका जो मंथली इनकम है वो कितना है, तो 20,000 रुपये मंथली इनकम है, ठीक है, 20,000 रुपये। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया कि केशव की वार्षिक आय, तो वार्षिक आय यहाँ पर पहले ज्ञात कर लीजिए। वार्षिक
आय। वार्षिक आय ज्ञात करने के लिए, ये तो आपका एक महीने का है ना इसका इनकम, अब इसका वार्षिक ज्ञात करने के लिए इसमें 12 से गुणा कर दीजिए, तो इसका वार्षिक आय यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो 12 में अगर इसका गुणा करेंगे 20,000 का, तो 12 दूनी 24 और 1 2 3 4 शून्य यहाँ पर 1 2 3 4, तो 2,40,000 रुपए। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, ये वार्षिक आय है। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इसका जो वार्षिक आय है ये कर योग्य है कि नहीं, ये टैक्स फ्री है कि टैक्स इस पर लगाया जाए। तो यहाँ पर 2,40,000 है। ठीक है, और यहाँ पर 2,50,000 रुपए तक टैक्स फ्री है, कोई टैक्स किसी भी प्रकार का नहीं देना है। ठीक है, तो 2,40,000 पर ये टैक्स होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे कर योग्य नहीं है। ठीक है, कर योग्य नहीं है, कर का मतलब कि टैक्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं टैक्स, टैक्स कर योग्य नहीं है, क्योंकि इसका जो इनकम है ये 2,40,000 ही है, और जब 2,50,000 से ज़्यादा यहाँ पर होगा तभी यहाँ पर टैक्स को लगाया जाएगा, इससे कम रहेगा तब आपको किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं जमा करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 2 यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, श्याम के पिता की वार्षिक आय 3,60,000 है, यदि 2,50,000 रुपए तक की आय कर मुक्त है तो 5% की दर से उसे कितना आयकर देना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर भी आपको दिख रहा है 2,50,000 रुपए तक कोई कर यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो 2,50,000 तक कोई कर नहीं है, और इसके पिता की वार्षिक आय 3,60,000 है, तो 2,50,000 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब कि यहाँ पर टैक्स लगना कंपलसरी है, तो टैक्स यहाँ पर लगेगा, और 5% की दर से उसे कितना टैक्स यहाँ पर देना होगा, तो इसको चलिए यहाँ पर ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके पिता की वार्षिक आय, तो वार्षिक आय यहाँ पर देखेंगे कितना है, वार्षिक आय बराबर 3,60,000 रुपये, 3,60,000 रुपये ये वार्षिक आय हो गया। ठीक है, अब इसके बाद 2,50,000 तक टैक्स फ्री है, 2,50,000 तक टैक्स फ्री है, तो इसी में से अगर हम 2,50,000 रुपये यहाँ पर घटा दें, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कर मुक्त, कर मुक्त, कर मुक्त कितना है 2,50,000 रुपये, तो इसमें से इसको यहाँ पर घटा दीजिए पहले। ठीक है, तो इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो 0 0 यहाँ पर 0, फिर यहाँ 0 हो जाएगा, 6 में से 5 गया 1, और 3 में से 2 गया 1। ठीक है, तो 1,10,000 रुपये जो यहाँ पर हैं, इसी पर टैक्स 5% जो है वो लगेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2,50,000 रुपये तक तो कोई कर नहीं है, इससे ज़्यादा जब पैसा होगा तो वहाँ पर टैक्स लगेगा, तो 1,10,000 रुपये यहाँ पर हो गए। अब इसी 1,10,000 रुपये का 5% हम यहाँ पर ज्ञात कर लें, तो 1,10,000 गुणे 5/100। ठीक है, और यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, 5 शून्य 0, 5 शून्य 0, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, तो 5,500 रुपये, और यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। अब से एक बार यहाँ पर क्वेश्चन समझ लीजिए, वार्षिक आय 3,60,000 है, और जो कर मुक्त है जिस पर टैक्स नहीं लगेगा वो 2,50,000 रुपये है, तो 3,60,000 में से 2,50,000 घटा देंगे तो 1,10,000 आएगा, तो इसी 1,10,000 पर 5% का टैक्स लगेगा, तो 1,10,000 का 5% यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे, तो 5,500 रुपये यहाँ पर। इसके बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, GST से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो GST यहाँ पर देखते हैं, इसका जो इंग्लिश शॉर्टकट नेम है वो है GST, और इसका जो फुल नेम है GST का वो यहाँ पर देखिए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड
सर्विस टैक्स, ये आपका जीएसटी का फुल फॉर्म है। ठीक है, अब ये जो जीएसटी होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है आपका ये होता है CGST। CGST का फुल फॉर्म ये आपका होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये केंद्र सरकार को टैक्स यहाँ से जाता है। ठीक है, और जो SGST होता है, SGST का मतलब होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये राज्य सरकार को यहाँ पर जमा होता है। ठीक है, तो जीएसटी जो होता है आपका ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका इंग्लिश नेम है, और ये दो प्रकार के होते हैं। CGST सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, SGST स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये विभिन्न वस्तुओं पर जो इसका जीएसटी लगता है वो यहाँ पर क्रमशः जो है वो 5%, 5% के बाद इसके बाद लगता है 12%, 12% के बाद 18%, और इसके बाद 28%। तो 4 प्रकार के यहाँ पर परसेंटेज, मतलब जो जीएसटी होती है वो यहाँ पर लगती है, 5%, 12%, 18% और 28%। तो वस्तुओं के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से वस्तु पर कितना हम यहाँ पर टैक्स लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपका जीएसटी यहाँ पर हो गया। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको समझ में आ गई होंगी। इसके बाद अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, एक जोड़ी सैंडल का मूल्य 1000 रुपये है। यदि उस पर 18% की दर से जीएसटी देना पड़ता है तो सैंडल खरीदने पर ग्राहक को कुल कितने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक जोड़ी सैंडल दिया है और उसका जो मूल्य है वो यहाँ पर आपको 1000 रुपये का दिया गया है, और 1000 पर आपको 18% का जीएसटी भी यहाँ पर देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि ये सवाल यहाँ पर कैसे हल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि सैंडल का जो मूल्य है, सैंडल का मूल्य बराबर 1000 रुपये। ठीक है, 1000 रुपये। जीएसटी यहाँ पर आपका दिया है जीएसटी 18% का। ठीक है, तो सबसे पहले हम 1000 का 18% अगर ज्ञात कर लें तो हमको पता चल जाएगा कि उस सैंडल का यहाँ पर जो ग्राहक को पैसा देना है वो यहाँ पर कितना देना है। तो 1000 का 18% ज्ञात कर लें तो यहाँ से 2 जीरो और यहाँ से 2 जीरो कैंसिल, और 18 में अगर 10 का गुणा करेंगे तो 18 दाहिन 180 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर 180 रुपये आ गए। अब यहाँ पर ये तो इसका जीएसटी यहाँ पर ज्ञात होगा। ठीक है, जीएसटी बराबर 18% यहाँ पर ज्ञात हो गया। अब यहाँ पर लिखा प्रश्न कि ग्राहक को कुल रुपए कितने देने पड़े, तो कुल रुपए यहाँ पर कुल रुपए बराबर सैंडल का मूल्य प्लस जीएसटी। तो सैंडल का मूल्य प्लस जीएसटी। तो सैंडल का मूल्य यहाँ पर 1000 था, इसको लिखेंगे 1000 प्लस जीएसटी कितना ज्ञात हुआ यहाँ, तो 180 रुपये यहाँ पर ज्ञात हो गए। अब दोनों को अगर ऐड कर लें तो 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8, फिर 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1, और 1 यहाँ पर, तो 1180 रुपये ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, प्रतिभा एक मेज 24,000 रुपये में खरीदती है जिसमें 12% जीएसटी भी सम्मिलित है। मेज का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो होता है अंकित मूल्य का सूत्र, उसी की हेल्प से यहाँ पर ये सवाल जो है ये यहाँ पर सॉल्व होगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि अंकित मूल्य का सूत्र क्या है। तो अंकित मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस जीएसटी और गुणे
100। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से ये अंकित मूल्य का सूत्र होता है। तो ये जो विक्रय मूल्य है ये यहाँ पर कितना दिया है, तो 24,000 रुपये यहाँ पर दिया है। ठीक है, 24,000 बटे 100 यहाँ पर है, तो इसको यहाँ पर लिख लेंगे, प्लस जीएसटी यहाँ पर कितना दिया है, तो जीएसटी दिया है 12%, 12 यहाँ पर लिखेंगे और गुणे 100 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद का पॉइंट यहाँ पर हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 24,000 बटे 100 में 12 जोड़ेंगे तो 112 और गुणे 100। ठीक है, अब इसको यहाँ से अगर 4 से काट दें तो 4 दूनी 8 और 3 बचेगा, 4 अट्ठे 32 और इसको काट देंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। अब इसको 4 से काट देंगे तो 4 सते 28 और यहाँ पर काट देंगे इसको तो 4 छक 24, 4 शून्य में शून्य, 4 शून्य में शून्य, 4 शून्य में शून्य, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 6,000 गुणे 25 बटे 7। ठीक है, तो ये संख्या अब इससे नहीं कटेगा और इसमें इसका गुणा कर लीजिए। ठीक है, 25 में 6,000 का अगर गुणा कर लें, 6,000 का गुणा 25 में, तो 5 शून्य में शून्य, 5 शून्य में शून्य, 5 शून्य में शून्य, 5 छक 30, फिर 2 से गुणा करेंगे तो 3 बार शून्य और 2 छक 12, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 0 0 0 3 2 5 और 1, तो 1,50,000 यहाँ पर आ जाएगा। 1,50,000 बटे 7, तो इसको यहाँ पर लिख सकते हैं 1,50,000 बटे 7, तो 7 से 1,50,000 में भाग दे लीजिए। ठीक है, यहाँ पे भाग देंगे तो 7 दूनी 14, 1 बचेगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और 7 एकम 7, फिर यहाँ पर बचेगा 3 और ये इस 0 को यहाँ पर उतार लेंगे, फिर 7 चौक के 28, फिर यहाँ पर बचेगा आपका 10 में से 8 गया 2। ठीक है, तो ये देखिए ये 0 यहाँ पर हो गया, इस 0 को यहाँ पर उतार लिए, फिर ये वाला 0 यहाँ पर उतारेंगे, तो अब यहाँ पर इस 7 के पहाड़ा पड़ेंगे 2 बार, 7 दूनी 14 यहाँ पर हो जाएगा, फिर यहाँ पर आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये 0 यहाँ पर आ गया और ये लास्ट वाला 0 आपको यहाँ पर उतार लेना है, 60 हो गया। तो अब इसके बाद 7 का पहाड़ा पड़ेंगे 8 बार, 7 अट्ठे 56, फिर यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 पचे 35, फिर 5 आएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे और 7 सते 49, तो ये संख्या अब यहाँ तक स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो 21, 42 और 8 ये आ गया आपका। ठीक है, यहाँ पर दशमलव में जो संख्याएं होती हैं उनको हम यहाँ पर इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर इसको लिखेंगे 21,428.57 रुपये, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रतिभा एक में 24,000 में खरीदती है, तो इसका अंकित मूल्य हमको ज्ञात करना था। तो अंकित मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य बटे 100 प्लस जीएसटी गुणे 100, और इस वैल्यू को यहाँ पर रखकर और इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पर आपको आ जाएगा 21,428.57 रुपये। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया और ये क्वेश्चन यहाँ पर आपको समझ में भी आ गया होगा। केवल इसमें आपको ये जो सूत्र है ये सूत्र केवल आपको यहाँ पर याद होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विशाल ने अपने जन्मदिन पर अपने 20 मित्रों को होटल में भोजन पर आमंत्रित किया। भोजन पर 5,000 रुपये का खर्च हुआ। इसके अतिरिक्त 18% जीएसटी भी चुकाना पड़ा। विशाल को अपने प्रत्येक मित्र के लिए भोजन पर कितना व्यय करना पड़ा। प्रत्येक मित्र मतलब सभी मित्रों के लिए यहाँ पर कितने भोजन पर जो खर्च हुआ वो यहाँ पर उसको देना पड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमको यहाँ पर दी गई हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है सबसे पहले 20 मित्र हैं, टोटल उसके 20 मित्र हैं और भोजन पर खर्च हुआ, खर्च कितना हुआ 5,000 रुपये का खर्च हुआ भोजन पर। इसके अतिरिक्त 18% जीएसटी। ठीक है, तो खर्च यहाँ पर 5,000 और जीएसटी जो है ये आपका 18% का। ठीक है, 18% का जीएसटी लगा है। तो पहले हम यहाँ पर जीएसटी ज्ञात कर लें 5,000 रुपये का 18%, तो 5,000 गुणे 18 बटे 100, तो 2 जीरो यहाँ से 2 जीरो यहाँ से कैंसिल और 18 बचे 90
और एक शून्य यहाँ पर और बढ़ा लेंगे तो 900 रुपये यहाँ पर क्या आ गया, ठीक है, जीएसटी के साथ यहाँ पर हो गया 900 रुपये। अब कुल खर्च यहाँ पर अगर ज्ञात कर लें तो कुल खर्च बराबर यहाँ पर जो यहाँ खर्च हुआ है भोजन पर 5,000 रुपये, इसको लिखेंगे प्लस जीएसटी तो 900 रुपये। इसको जब जोड़ लेंगे तो 5,900 रुपये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद दिया कि विशाल को अपने प्रत्येक मित्र के लिए भोजन पर कितना व्यय करना पड़ा, ठीक है। तो प्रत्येक मित्र का यहाँ पर ज्ञात करने के लिए ये जो टोटल खर्च यहाँ पर आया 5,900 और इसके कुल कितने मित्र थे तो 20 मित्र यहाँ पर, ठीक है। और प्रत्येक मित्र का यहाँ पर ज्ञात करना है और टोटल कितने थे तो 20 मित्र, तो इसके बटे में 20 हमको लिख देना, ठीक है। तो यहाँ पर लिखना है प्रत्येक मित्र बराबर प्रत्येक मित्र के लिए भोजन पर खर्च जो है वो यहाँ पर ज्ञात हो रहा है। तो यहाँ आ गया कुल खर्च 5,900 और कुल 20 मित्र हैं, तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से इसको काट देंगे तो 2 1 कम 2 और यहाँ काटेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा ये 19 हो जाएगा तो 2 9 18, फिर 1 बचेगा और यहाँ 0 है, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 295 रुपये और ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 भी आपका सॉल्व हो गया और अभ्यास 7I में आपके 7 प्रश्न दिए गए थे और सभी प्रश्न यहाँ पर आपको समझ में भी आ गए होंगे और जीएसटी के बारे में भी आपको यहाँ पर कुछ जो इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आप सबको यहाँ पर बता दी गई है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।